हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं बैरेट्स इसोफेगस के बारे में। बैरेट्स इसोफेगस में मेनली क्या होता है कि जो फूड पाइप होती है, खाने वाली पाइप होती है, उसके जो सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं उन सेल्स में जो कि नॉर्मली पेट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसको कि मेटाप्लेजिया बोलते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारी बॉडी में बहुत तरह के सेल्स हैं। डिपेंड करता है किस बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है, मतलब बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के सेल्स जो है प्रेजेंट होंगे। तो हमारी जो फूड पाइप होती है, जो ईसोफेगस होता है, इसका मोस्टली काम होता है कि खाने को गले से पेट तक लेकर जाना, स्टमक तक। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जो है वो फूड पाइप से होता हुआ, खाने वाली पाइप से होता हुआ स्टमक में एंट्री करता है। तो ये फूड जो है रगड़ लगाता है लेयर्स के ऊपर, फूड पाइप की फ्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से ये सेल्स जो हैं उसको मैनेज कर पाते हैं इजिली, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं अगर फूड के फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर कोई भी इंजरी होती है। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब समतल, जैसे एक है, फिर दूसरा है, तीसरा है ना, मतलब सारे सेल्स एक ही साइज के होते हैं। मल्टी लेयर सेल्स होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये फ्लैट सेल्स होते हैं। ताकि इसमें पतले सेल्स इसलिए होते हैं कि अगर इंजरी हो भी गई ऊपर तो वो इजिली फटाफट से उसको चेंज कर सकते हैं, न्यू सेल्स जो है बन जाते हैं, और पुराने जो है वो खाने के साथ ही स्टमक में चले जाते हैं। और जो हमारा स्टमक होता है, जो पेट होता है, उसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का, यानी कि पाचन का, खाने को डाइजेस्ट करने का। तो पेट जो है एसिड बनाता है, HCl बनाता है, और भी गैस्ट्रिक जूसेस जो है होते हैं पेट में प्रेजेंट। तो उसका जो एसिड लेवल है पेट में वो ज़्यादा होता है। तो पेट के सेल्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। होता सिंगल सेल है, लेकिन वो सेल जो है रेक्टेंगुलर होता है इस तरह से, मतलब कि जो लेंथ है वो सेल की ज़्यादा होती है। और इसमें सिंगल लेयर सेल होते हैं, जैसे अब इसोफेगस में मल्टी लेयर पतले सेल होते हैं, ताकि अगर उसका खरोंच भी आती है खाने की वजह से वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन स्टमक के सेल्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर आयताकार होते हैं और मल्टी लेयर नहीं होते। और इसमें जो है म्यूकस की बहुत मोटी सी परत होती है। मोटी परत म्यूकस की होती है इसलिए ताकि जो एसिड है वो पेट की जो परत है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जो खाने वाली पाइप है उसमें म्यूकस की बहुत पतली सी लेयर होती है। मतलब वो अगर स्टमक के में एसिड बहुत ज़्यादा होता है, उसके अगर उसके मुकाबले मतलब उसको जो है डैमेज कर सकता है पेट के HCl, इसोफेगस की जो म्यूकस की पतली सी लेयर होती है, लेकिन पेट में मोटी लेयर होती है। अब इसमें होता क्या है कि खाने वाली पाइप में फ्लैट सेल्स है, स्क्वेमस सेल्स, और पेट में है कॉलुमनर सेल्स, मतलब रेक्टेंगुलर सेल्स। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि जो खाने वाली पाइप और पेट के बीच में, मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि स्फिंक्टर होता है ना। खाना खाने वाली पाइप से जब पेट में एंटर करता है तो वहाँ पर ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग बंद होती है, लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये खुलती है, और खाना जो है खाने वाली पाइप से पेट में एंटर करता है। और जब खाना पेट में एंटर कर जाता है तो फिर वो जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है ना। लेकिन मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इसका जो है बैरेट्स इसोफेगस का सबसे ज़्यादा जो कॉमन रीज़न होता है वो होता है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, यानी कि रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें कि पेट का एसिड जो है वो खाने वाली पाइप में बार बार जो है आता रहता है। और ऐसा होता है हाइटोसर्निया में भी, ऐसा होता है क्योंकि हाइटोसर्निया में क्या होता है कि खाने वाली पाइप जो है डायफ्राम से जो ओपनिंग होती है उससे अंदर, मतलब डायफ्राम जो होता है वो हमारी जो चेस्ट होता है और पेट के बीच में मसल की लेयर होती है जो कि दोनों पार्ट्स को डिवाइड करती है। ऊपर चेस्ट होती है, नीचे एब्डोमेन होता है ना, पेट। तो ये इसमें से खाने वाली पाइप एंटर करती है और नीचे पेट में जाती है। तो क्या होता है, अगर मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, ओपन रहती हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, और ये ओपनिंग अच्छे से बंद नहीं होती, तो पेट जो है, पेट वाला जो पोर्शन है गैस्ट्रिक वाला, वो डिसलोकेट हो जाता है, ऊपर को डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उसकी। पेट जो है डायफ्राम से ऊपर आ जाता है। नॉर्मली डायफ्राम के नीचे होता है पेट, और खाने वाली पाइप ऊपर होती है। और खाने वाली पाइप जहाँ पेट से जुड़ती है वो डायफ्राम के नीचे होता है, वो जंक्शन। फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन ऊपर जाने की वजह से जो गैस्ट्रिक का एसिड है वो बार बार जो है फूड पाइप में
एंटर करेगा और वहाँ की लेयर को डैमेज करेगा। अब GERD मतलब रिफ्लक्स डिजीज में भी यही होता है कि पेट का एसिड जो है बार बार फूड पाइप में एंटर करता है, ठीक है ना, और बार बार जो है वहाँ की जो लेयर है उसको डैमेज करता है। तो क्या होगा कि जो सेल्स की ग्रोथ है, नॉर्मली अगर सेल डैमेज होते हैं तो जो नए सेल्स बनते हैं वो सेम तरह के बनते हैं, ठीक है ना। शुरुआत में तो ऐसा ही होगा कि जो सेल डैमेज हुए हैं वही सेल्स बनते रहते हैं बार बार, लेकिन बार बार एसिड की वजह से फिर वहाँ पे इंजरी होती है, फिर वहाँ के सेल्स जो है डिस्ट्रक्ट होते हैं, उसके ऊपर इरोजन्स होते हैं और फिर हमारी बॉडी उसको रिपेयर करती है, ठीक है। एक क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है बहुत लंबे समय तक, जब बार बार ऐसा होता रहता है तो जो सेल्स होते हैं फूड पाइप के वो लेस ससेप्टिबल हो जाते हैं उस एसिड को लेकर, ठीक है ना, मतलब उस एसिड के अगेंस्ट जो है वो सेल्स जो है ज़्यादा टिक नहीं पाते। अब क्या होगा कि वो एसिड जो है सेल्स ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन वो बॉडी उसको उतना मैनेज नहीं कर पा रही। तो फिर क्या होता है, हमारे इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर में होते हैं, और स्टेम सेल्स वो वाला सेल होता है जिससे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मतलब बहुत सारे सेल्स बनते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं फूड पाइप की जो सेल्स वाली लेयर है उसके अंदर होते हैं ये सेल्स जो अपनी रिप्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जो सेल्स पेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर जो कॉलमनर सेल जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर सेल, तो ये जो है स्टेम सेल नए सेल बनाता है कॉलमनर सेल्स जो पेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं रेक्टेंगुलर सेल्स को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेसिया, मतलब सेल्स जो है वो चेंज हो गया है, नॉर्मल जो पहले सेल प्रेजेंट था उसके अलावा दूसरा नया सेल बन गया है। लेकिन ये एक तरह से हमारी बॉडी की एडजस्टमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात है कि सेल चेंज हो गया तो अब घबराहट शुरू हो गई, पता नहीं क्या हुआ, नहीं, ये हमारा बॉडी जो है एडजस्ट कर रही है, अभी तक एडजस्ट कर रही है। और अभी भी अगर एसिड बार बार ऊपर आना बंद हो जाएगा तो ये जो कॉलमनर सेल्स है वापस जो है जो फूड पाइप में प्रेजेंट थे स्क्वेमस सेल्स उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेल्स डेड होते हैं नए सेल्स फिर बनते हैं। अब इसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए कि चलो अभी भी ऐसे जो है कॉन्टिन्यूसली बार बार जो है फूड पाइप में आ रहा है ना। पहले तो देखो हो गया कि पहले तो नॉर्मल सेल्स जो थे स्क्वेमस ही बना रही थी फूड पाइप, फिर स्टेम सेल्स ने रीप्रोग्रामिंग की, फिर जो है फ्लैट सेल्स की जगह रेक्टेंगुलर सेल्स बनाने शुरू कर दिए, मतलब स्क्वेमस की जगह कॉलमनर सेल्स बनाने शुरू कर दिए। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे फूड पाइप में फ्लैट सेल्स होते हैं स्क्वेमस सेल्स होते हैं, ठीक है, और नीचे होते हैं पेट में कॉलमनर सेल्स रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। तो एक एरिया होता है, एक लाइन होती है, ठीक है, फूड पाइप और पेट में, उस लाइन के ऊपर जो सारे फ्लैट सेल्स होते हैं और उस लाइन के नीचे जो है रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं पेट वाले। अब वो जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी सीधी थी वो जिगजैग हो जाएगी, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी, जहाँ जहाँ कॉलमनर सेल्स बनेंगे ऊपर तक, जहाँ जहाँ एसिड लाइन को मतलब जो म्यूकस लाइन है अंदर वाली ईसोफेगस को, जहाँ जहाँ वो एसिड उसको डिस्ट्रॉय करेगा वहाँ वहाँ तो कॉलमनर सेल्स होंगे, और बीच में जहाँ पर एसिड ने टच नहीं किया या एसिड ने लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं किया वहाँ पर स्क्वेमस सेल्स होंगे। तो वो जो स्ट्रेट लाइन थी वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, जिगजैग हो जाएगी ऊपर नीचे, है ना। अगर फिर भी मान लीजिए कि एसिड बार बार ऊपर आता ही जा रहा है, फिर भी आपने नहीं ध्यान दिया, कई बार ऐसा भी होता है बेरेट्स ईसोफेगस के ये होता है मेटाप्लेजिया होता है, लेकिन सिम्टम्स नहीं आते, लक्षण नहीं आते, और अगर लक्षण आते तो सेम वही होते हैं जो रिफ्लक्स वाले होते हैं, हार्ट में जलन, छाती में दर्द, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो सेल्स हैं, वैसे नॉर्मली सेल्स क्या होते हैं कि एक तो सेल्स सारे होते हैं एक ही साइज के होते हैं, जो भी नए सेल बनते हैं ना वो सारे सेम साइज के होते हैं। और ये जो सेल्स है, मान लीजिए कि आगे मल्टी लेयर है जैसे मैंने आपको बताया फूड पाइप में, तो अगर आगे वाली लेयर में 5 सेल हैं, आगे वाली परत में फर्स्ट लाइन में 5 सेल हैं, तो दूसरी लाइन में भी 5 ही सेल होंगे, और अगर तीसरी लाइन है तो उसमें भी 5 ही सेल्स होंगे, और सेल्स भी सारे इक्वल साइज के होंगे, ऐसा नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। यहाँ तक तो कंडीशन है मेटाप्लेजिया, ठीक है ना, क्योंकि सेल्स आर इक्वल साइज के, इक्वल लाइंस है, इक्वल रो, सारे सेल्स भी इक्वल है, बीच में जो जो सेल्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं
या ऑर्गेनेलिस होती हैं, कोई न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम तरह के सेल्स हैं। अब बार बार एसिड आएगा तो क्या होगा, अब जो सेल्स है ना वो मतलब कि डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होगी सेल्स की। ऐसा नहीं कि सेल सारे एक जैसे होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई रेक्टेंगल होगा, कोई स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहली लाइन में 5 है तो दूसरे में 5 होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऊपर 5 हो सकते हैं पहली लाइन में, दूसरे में 10 हो सकते हैं, तीसरे में 2 ही हो सकते हैं। मतलब जो लाइन्स है उन सब में जो सेल्स है उसकी नंबरिंग जो है वो सिमिलर नहीं होगी, सेम नहीं होगी। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा है, ठीक है। ये हुआ डिस्प्लेसिया। अब ये मेटाप्लेसिया पहले था, वो रिवर्सिबल कंडीशन थी, ठीक थी। अब ये है डिस्प्लेसिया, ठीक है। डिस्प्लेसिया में कोई भी सेल का साइज एक जैसा नहीं होगा और डिसऑर्डर्ड होगा। ये नहीं कि एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, सब में डिफरेंट होंगे। और पहले जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स थे, ऑर्गेनेल्स थे, वो सब में सेम थे। अब सेम नहीं होगा। किसी में कोई बड़ा न्यूक्लियस है, किसी में कोई छोटा है, किसी में टेढ़ा है, किसी में मेढ़ा। नॉर्मली क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड भी तो होता है ना, उसकी क्वांटिटी सब में फिक्स होती है कि इतनी ही होगी साइटोप्लाज्म। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। मतलब ये सेल्स जो है नॉर्मल सेल से डिफरेंट होंगे, अंदर के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे, लाइनिंग भी डिफरेंट होगी। अब ये जो है धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाएंगे कैंसर सेल्स में। अगर डिस्प्लेसिया की शुरुआत हो रही है तो वो रिवर्सिबल है, उसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि सेल्स में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल सेल है और डिस्प्लेसिया का जो सेल होता है उसके बीच के कितने कंपोनेंट्स जो है सेम पोजीशन पे है और कितने कंपोनेंट्स जो है वो अलग पोजीशन पे। मतलब वो नॉर्मल के साथ जितना ज़्यादा मैच करेगा उतना कम डिस्प्लेसिया है, और जितना बिल्कुल डिफरेंट, न्यूक्लियस डिफरेंट, माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट, साइटोप्लाज्म डिफरेंट, उसके बीच के जितने स्ट्रक्चर्स तो जो हैं अलग अलग तरह के होंगे तो उतने ही ज़्यादा जो है कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है डिस्प्लेसिया में, फिर जो सेल्स के अंदर का स्ट्रक्चर है वो अलग से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक ही सेल जो है वो अलग अलग तरह से अपनी मर्जी से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ये एक्चुअली होता है ग्रोथ फैक्टर की वजह से। अगर ग्रोथ फैक्टर जो है वो स्टिमुलेशन उसका प्रॉपर नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन आती है। और ग्रोथ फैक्टर होता है जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती हैं उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर होता है। अगर ये ग्रोथ फैक्टर प्रॉपर नहीं होगा तो भी जो है मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया वाली कंडीशन जो है आ जाती है। जो ग्रोथ फैक्टर है वो स्लाइवरी सिक्रीशन में कम है, ठीक है। इसके अलावा है कि जो पेट में जो एसिड बन रहा है वो ज़्यादा है, मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक है ना, मतलब जो एसिडिटी है वो स्टमक के अंदर ज़्यादा है, एसिड जो है ज़्यादा बन रहा है। और है, देखो मेटाप्लेजिया जो होता है इसका जेनेटिक्स से भी रिलेशन रहता है कि फैमिली हिस्ट्री है या बैकग्राउंड है, उसमें जो है जो जीन्स की म्यूटेशन होती है उसकी वजह से भी ये मेटाप्लेजिया डिपेंड करता है किस में होगा या किस में नहीं होगा। इसके अलावा जैसे जो लोअर जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है अगर उसकी मसल्स रिलैक्स है, ओपन है वो, तो गैस्ट्रिक जो एसिड है बार बार आएगा। हाँ, लेकिन स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है या फिर ओवर ईटिंग है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसको एग्रावेट करेंगे। और अगर जो कॉन्ट्रैक्शन है जो आपकी इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, अगर वो प्रॉपर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो प्रॉपर से नहीं होगी तो जो है इसके चांसेस जो है पेरिटी इसोफेगस के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइन होती है जिसके ऊपर फूड पाइप वाले सेल्स होते हैं और नीचे पेट वाले सेल। अभी डिपेंड करता है कि जो ये लाइन है कितनी ऊपर को इंक्रीज होती जा रही है, जेड लाइन है ना, जेड लाइन वो वाली लाइन है जहाँ पर फूड पाइप, ऊपर फूड पाइप वाले सेल होते हैं और नीचे जो है पेट वाले सेल, वो एरिया जहाँ पर ये सेल्स जो है अलग अलग चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं ऊपर फूड पाइप और पेट के। तो ये लाइन जो है धीरे धीरे करके ऊपर को शिफ्ट कर जाएगी क्योंकि एसिड जो है ऊपर ऊपर म्यूकस वाली जो लाइन है, जो फूड पाइप की अंदर वाली परत है उसको डैमेज करता रहेगा और कॉलमनर सेल्स वहाँ पर बनते रहेंगे, पेट वाले जो प्रेजेंट होते हैं सेल पेट में वो बनते रहेंगे और फूड पाइप वाले सेल्स जो है वहाँ से हटते रहेंगे। तो धीरे धीरे करके ये एरिया ऊपर को इंक्रीज होता रहता है फूड पाइप में, नहीं क्योंकि ये शुरुआत तो वहीं पे होती है जहाँ जंक्शन होता है, जहाँ से एसिड जो है
पेट फूड पाइप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स वही होते हैं जो एसिड के ऊपर आने की वजह से नॉर्मली होते हैं, क्योंकि एसिड ऊपर आएगा तो चेस्ट में जलन होगी जिसको हार्टबर्न बोलते हैं, या एपिगैस्ट्रिक पेन होगा क्योंकि बिल्कुल यहाँ फूड पाइप और पेट बिल्कुल जहाँ पे अटैच होता है उस एरिया में पेन होगा, निगलने में स्वेलोइंग में दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी होगी। और अगर यही प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी, नेचुरल सी बात है कि फिर नोज़िया, वॉमिटिंग और एसिड ज़्यादा होगा तो ये भी है कि रात को जब सोते हैं तो एसिडिटी की वजह से, इसकी इरिटेशन की वजह से खाँसी होती है, आवाज़ जो है प्रॉपर जो अच्छे से है वो नहीं आती, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है और गले में भी दिक्कत हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है और जो टेस्ट है मुँह का वो ख़राब हो सकता है एसिड की वजह से, स्मेल भी आ सकती है मुँह में से। तो ये सारे वो लक्षण हैं जो कि इसकी जीईआरडी से ही रिलेटेड जो सिम्पटम्स होते हैं वो बैरेट ईसोफेगस में होते हैं। और इसमें टेस्ट जो होते हैं वही है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि बेरियम मील है, एक्सरे जो फिल्म है उसमें पता चल जाता है, एंडोस्कोपी है जो मुँह में कैमरा डाल के खाने वाली पाइप में जाता है जिसको एंडोस्कोपी कहा जाता है, या फिर जो है सीटी स्कैन है, मैनोमेट्री है, मतलब ये सारे टेस्ट जो हैं कॉमनली जो है करवाए जाते हैं। तो ये था बैरेट्स ईसोफेगस। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।